जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल होती है उन्हें सफलता, हासिल होती है उन्हें सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। नमस्कार बच्चों, मैं सुमित केडी, आपके अपने चैनल सुमित केडी फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज क्लास 12th का टॉपिक हम कर रहे हैं। उसमें जो आज का चैप्टर हमारा टॉपिक रहने वाला है आज क्लास है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। भाई अभी तक कौन सा फोर्स की बात कर रहे हैं? यहां पे हम बात कर रहे हैं भाई मैग्नेटिक फोर्स की। कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक फोर्स की। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल को प्लेस्ड किया जाता है किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में, तो इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। यही पढ़ा था हमने, यही पढ़ा था कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को, जैसे करंट कैरिंग वायर है, इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, और यहां हमने एक चार्ज पार्टिकल रखा P, मूविंग चार्ज पार्टिकल लेना है। आपको बताया जा चुका है सिर्फ मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर ही क्या एक्सपीरियंस होता है? फोर्स। तो हमने अपना राइट हैंड लिया और ये कल रूल लगाया, तो ये इनवर्ड है। तो इनवर्ड का सिंबल कुछ इस प्रकार से हो गया। अगर ये पॉइंट P इधर होता तो मैंने बताया था ऐसे करके इधर बाहर के साइड में आएगा तो आउटवर्ड। तो आउटवर्ड का सिंबल ये हो गया। तो ये आउटवर्ड, ये रूल आपको बता चुका हूं मैं, और ये इनवर्ड। ये तो था चार्ज का केस कि जब कोई चार्ज Q को प्लेस्ड किया जाता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में। आज हम किस पे बात करें कि उसी फोर्स के बारे में। निकालना क्या है अपने को? मैग्नेटिक फोर्स निकालना। क्या निकालना है? मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। किसके ऊपर? करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। तो आज इस करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में समझना चाहेंगे कि क्या होता है करंट कैरिंग कंडक्टर। तो देखिए, करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हमने एक कंडक्टर बनाया, ये लो वायर है। इसमें क्या घूम रहा होगा? इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में घूम रहे होंगे, तो करंट किस डायरेक्शन में जा रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में जा रहा होगा? इस डायरेक्शन में करंट आई। बोलो, समझते हो नहीं समझते? करंट डायरेक्शन में जा रहा है। मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी है यहां पे। क्या मान लेते हैं? एक मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे। हमने यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है। तो बताओ फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? देखो, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? तो मैंने आपको बताया था राइट हैंड पाल्म रूल। हमने क्या करना है? फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगाना है, थंब को करंट की डायरेक्शन में लगाना है। देखो करंट किधर जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किधर मूव कर रहा है? इस डायरेक्शन में। तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। तो इस चार्ज पार्टिकल पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। देखो दोबारा से, ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, समझ रहे हो? इनसाइड गया, उसके बाद फिंगर जो अपना थंब है उसको करंट के डायरेक्शन में शो करना कर दिया, तो पाल्म देखिए किधर? ऊपर। तो फोर्स लगेगा इसमें ऊपर की तरफ, यानी कि इस तरह से फोर्स लगेगा। जितने भी चार्ज पार्टिकल होंगे उन पे फोर्स लगेगा। तो जब चार्ज पार्टिकल किसके अंदर है? तो आंसर कंडक्टर के अंदर है। तो जब चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएंगे तो कंडक्टर नहीं जाएगा क्या? यही तो हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। या देखिए ऐसे समझिए कि एक कंडक्टर है, इसमें चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है। तो हमने करंट की डायरेक्शन लगा दी। इस बार हम मान लेते हैं कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा है? इनवर्ड। इसको इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है करंट कैरिंग वायर को। अब देखिए, इनवर्ड का मतलब आपको बताया कि फिंगर को हमें मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड। तो बाहर की तरफ करंट किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। तो यानी कि ऐसे लगा लो, फिंगर बाहर की तरफ किसको शो कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड को। करंट यानी कि चार्ज जिस साइड में मूव इस डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ। तो ऐसे केस में इन चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ। इट एक्सपीरियंस है मैग्नेटिक फोर्स। समझ रहे हो? मैग्नेटिक फोर्स। तो अपने को पता लग चुका था कि चार्ज पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो क्या लगता है? इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो अब कंडक्टर है तो उसमें क्या चार्ज पार्टिकल नहीं है? भाई जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उसकी अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे होंगे, तभी तो करंट बन रहा है। तो यानी कि करंट कैरिंग वायर है, कंडक्टर है, उसके अंदर क्या करता है? वो एक एक्सपीरियंस करता है फोर्स। आज उसी का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो अपने को पहले तो एक कंसेप्ट बता दिया कि क्यों फोर्स लगता है। अब इसको समझते हैं क्या होता है एक्चुअली में। कि देखिए ऐसा है, हमने क्या करा? एक मैग्नेटिक फील्ड लिया, वो तो कंसेप्ट था, अपने को समझना था।
और उसमें एक करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड कर दिया, हमने एक वायर प्लेस्ड कर दिया और मान लो थीटा बना रहा है एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, मैग्नेटिक फील्ड में, समझ रहे हो। तो हमने इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, चार्ज के ऊपर क्या फोर्स का फॉर्मूला था, एफ इज इक्वल टू में क्यू वी बी, वी इज द वेलोसिटी एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस वेक्टर था, यही था ना फोर्स, कि जब कोई चार्ज पार्टिकल को प्लेस किया जाता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो एक फोर्स लगता है फिजिकल टू क्यू वी बी, हम पढ़ चुके हैं। इतना तो आप सभी जान गए कि ये कौन सा फोर्स लगा, मैग्नेटिक फोर्स। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है तो उसके ऊपर ये फोर्स लगता है, पढ़ा नहीं पढ़ा। या फिर इसको हम बोल देते हैं एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, यही था। तो अब क्या कर रहे हैं यहां पे कि अगर अब इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ये तो एक चार्ज के लिए था, इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे इसमें, उन चार्ज के लिए कैसे निकालें, समझ रहे हो। तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि n है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम यानी हर यूनिट वॉल्यूम के अंदर क्या है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर होगी बात। तो n हमने इसमें क्या मान लिया, पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से मान लिया। अब वॉल्यूम कितना है, n ले लिया। अब मुझे टोटल चार्ज निकालना है, क्या निकालना है, टोटल चार्ज, क्या निकालना है, टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। आगे समझ में। तो कंडक्टर के अंदर निकालेंगे तो टोटल पर यूनिट वॉल्यूम है ना, यानी हर यूनिट वॉल्यूम में, तो n हो गया एक यूनिट वॉल्यूम में, टोटल वॉल्यूम में निकालने के लिए उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वॉल्यूम से। और क्या है टोटल, n इलेक्ट्रॉन है ना, तो n इंटू में e इंटू में इसका वॉल्यूम। तो यहां से मैं बात करूं तो n इलेक्ट्रॉन, वॉल्यूम कैसे निकालोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका एरिया को लेट कर लेते, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वायर का a है, लेट कर लेना, लेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर a, या कैपिटल A ले लो, एंड लेंथ ऑफ द वायर इज L, लेंथ ऑफ द वायर इज L, लेंथ ऑफ वायर। यहां तक क्लियर हो गई। तो इसको हमने क्या मान रखा है, L मान ले रखा है। तो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई तो एरिया में आ चुकी है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, L इसको ऐसा खड़ा कर देंगे तो हाइट बढ़ जाएगी, यानी कि इस एरिया को और इसकी हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आएगा भाई, इस एरिया को और इसकी हाइट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम। तो वही तो बात है कि हमने क्या करा, इसका वॉल्यूम कैसे निकाला, इसका एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया इसके लेंथ से, यानी कि इसका वॉल्यूम निकल गया। तो यानी कि मैं चार्ज की जगह लिख सकता हूं F, टोटल चार्ज हमारे पास है N E A L V इंटू बी। अब आप एक बात याद करिए, वेलोसिटी किसकी है यहां पे, ये जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, किसकी है भैया, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। ये जो वेलोसिटी आई वो किसकी आई, इलेक्ट्रॉन की आई, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहां मैं लिख सकता हूं N E A L V D क्रॉस B वेक्टर। याद करिए करंट का फॉर्मूला क्या होता है, N E A V D, N E A V D। तो मेरे पास N आ गया, E आ गया, A आ गया और V D आ गया। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं I इंटू में L इंटू में B। या आप इसको हटाओगे क्रॉस वेक्टर को तो आप लिख लो साइन थीटा, बात वही है, यहां भी साइन थीटा आ गया, और इस साइन थीटा को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, I L वेक्टर क्रॉस में B वेक्टर। आपकी जैसा अच्छा लगे आप समझ लेना, समझ रहे हो। या फिर आप डायरेक्ट कर सकते थे, मान लो थीटा नहीं हटाना चाह रहे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। क्रॉस था N E A V D, क्या बन गया, I बन गया, तो मैंने लिख दिया I वेक्टर, तो आ ही नहीं सकता I में, L लेंथ वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई में B वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। यानी कि जब कोई करंट कैरिंग वायर को प्लेस्ड किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगता है F इज इक्वल टू I L B, और इस क्रॉस को हटाओगे तो क्या लग जाएगा भाई, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा I L B साइन थीटा। भाई ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया। तो आप याद कर लेना आज से कि जब किसी करंट कैरिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, जब किसी करंट कैरिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। व्हेन एवर ए करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो आप लिख सकते हो व्हेन एवर
ए करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, it experience a force called magnetic force, and that's value is ILB sin theta, and sin theta is the angle between L and B. L means length vector, of the wire, B is the magnetic field. अब सुन लेना ध्यान से, जब किसी वायर में से करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल। याद कर लेना क्या होता है ये एक्सटर्नल। कभी सोच रहे हो कि करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड बनता है और वो मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, नहीं, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई करा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो फोर्स लगाता है ILB sin थीटा। बोलो समझ में आया नहीं आया? सबसे पहले हमें पता था कि जब एक चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगता है, Q इंटू V इंटू बी। आप सभी जानते हो कि एक चार्ज पार्टिकल क्या फोर्स लगता है, QVB। पढ़ चुके हो, जब किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंसर्ट किया जाता है तो इट एक्सपीरियंस ए फोर्स F इज इक्वल टू QVB। पढ़ चुके हो नहीं पढ़ चुके? उसके बाद में मुझे ये तो एक चार्ज का था, मुझे टोटल चार्ज चाहिए, तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला कैसे निकालें? N मान रखा हमने पर यूनिट वॉल्यूम, तो हर यूनिट वॉल्यूम का, तो N को टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे, तो वॉल्यूम टोटल क्या है, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम बन गया। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N इंटू ई, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो N इंटू में E, टोटल निकल के आ गया। तो हमारे पास निकल गया टोटल कंडक्टर N इंटू E इंटू A इंटू L। और ये करंट का फॉर्मूला था, ये किसका फॉर्मूला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ा था, I इज इक्वल टू NEAVD। इसकी जगह पुट कर दिया बस, और कुछ नहीं करा, इसमें कोई नई चीज नहीं लगाई हमने। तो आप इस तरह से मैग्नेटिक फोर्स निकाला ILB, और L और B क्या है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी कि दोनों के बीच में से एक दूसरे पे 90 डिग्री है। लेंथ जो वायर है वो और मैग्नेटिक फील्ड कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे, तो ज्यादा फोर्स लगेगा। अगर मैं यहां से बात करूं स्पेशल केस की, तो मान लेते हैं कि क्या फोर्स निकल के ILB sin थीटा। अगर थीटा 0 डिग्री, स्पेशल केस लिख देना, अगर थीटा 0 डिग्री है, मतलब लेंथ वेक्टर, ये लेंथ हो गई वायर की, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, यानी कि ये आप ये समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड है और ये वायर ले लिया हमने ऐसे, जिसकी लेंथ L है, इसको इस प्रकार से रख दिया तो दोनों पैरेलल हो गए। और पैरेलल के केस में क्या बनता है, थीटा 0 डिग्री और साइन 0 कितना बढ़ जाएगा, 0। तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा भाई, 0। या थीटा 180 डिग्री हो तो भी कितना हो जाएगा, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स 0। तो ये याद कर लेना कि जो एक वायर होता है उसको प्लेस्ड किया जाता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, पैरेलल या एंटी पैरेलल, मतलब थीटा जब 0 डिग्री का हो या 180 डिग्री का, तो ILB कितना हो जाएगा, फोर्स साइन थीटा था ना, तो कितना हो जाएगा, साइन 0 पे भी 0 और साइन 180 पे भी 0, तो फोर्स एक्सपीरियंस हो जाएगा 0 उस कंडीशन में। हाँ, अगर इसको सीधा ऐसे खड़ा करते हो इस वायर को, यानी कि थीटा 90 डिग्री का लगाते हो, क्या बताया, थीटा 90 डिग्री का लगाते हो, तो उस कंडीशन में फोर्स मैक्सिमम लगता है FL sin 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो यानी कि फोर्स हो जाएगा ILB, मैक्सिमम फोर्स लगेगी, ये होगा मैक्सिमम फोर्स। तो ये आप नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक बेटा। उसके बाद में आज एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसी के बेसिस पे अगर ये समझ में आ गया तो नोट डाउन जरूर कर लेना इसको। उसके बाद में आप इसी के बेसिस पे एक डेरिवेशन और करवाने वाले हैं, जो कि आज की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और हर एग्जाम में वो आती है, खासकर हरियाणा बोर्ड में तो लिखी हुई मिलेगी आपको, श्योरली आती है, पिछले 2-3 साल से आ रही है। तो उतार लेना इसको, चलते हैं आगे, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। अब जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करवाने जा रहे हैं हम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब समझ में आ गया होगा कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फिनोमेना यही लगना है, ये नया फिनोमेना था कि जब किसी वायर को प्लेस्ड किया जाता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, करंट कैरिंग वायर को, यानी कि जब उसमें चार्ज फ्लो कर रहे हो, तो वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स। ये इलेक्ट्रिक मोटर भी पढ़ा था ना, तो इलेक्ट्रिक मोटर का ही प्रिंसिपल हम यहाँ अप्लाई करा था, इलेक्ट्रिक मोटर में यही प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया। हाँ बेटा, तो हेडिंग है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हमारी हेडिंग रहने वाली है। और जो कंडक्टर है पता है क्या है, इनफाइनाइट लेंथ के। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जो करंट कैरिंग वायर है वो इनफाइनाइट लेंथ के है। तो ये आपकी हेडिंग है। सबसे पहले इसकी एक मोटी मोटी बात बता देता हूं आप लोगों को, उसके बाद में नोट डाउन करना आप लोग। ऐसा ऑब्जर्व करा गया कि जब दो करंट कैरिंग वायर को
पैरेलली रखा गया, क्या बताया, जब दो करंट कैरिंग वायर को पैरेलली रखा गया, इस प्रकार से हमने पैरेलली रखा इनको, एक ये रख दिया, एक ये रखा, तो जब इन दोनों के अंदर डायरेक्शन करंट की सेम थी, इसमें I1 करंट गया, यहां से I2 करंट गया, यहां से I1 ऊपर की तरफ I2, इसमें मान लो I1 करंट इधर गया, इसमें I2 करंट इधर गया। ये ऑब्जर्व करा गया कि जब ये दोनों पैरेलल कंडक्टर है और एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। समझ रहे हो? तो क्या बताया भाई कि जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ की सेम डायरेक्शन में जब करंट फ्लो करता है तो अट्रैक्ट ईच अदर, और जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो रिपेल ईच अदर। ये आपको एक तो कंसेप्ट याद हो जाना चाहिए। अभी इसको प्रूव भी करके दिखाऊंगा मैं कि कैसे रिपेल करते, कैसे अट्रैक्ट करते, लेकिन अभी आपको ये फिनोमेना याद कर लेना है कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर दो पैरेलल ही रख दें और एक डायरेक्शन में करंट जाएगा तो वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, और अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो वो रिपेल करेंगे। मतलब ये बिहेव करेंगे लाइक ए मैग्नेट, या हम कह सकते हैं इनके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की तरह लगेंगे, मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनके अंदर लगेगी कि मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं। भाई कैसे कर रहे हैं, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं। जैसे नहीं नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता है या साउथ साउथ रिपेल करता है, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट कर लेता है, ये अट्रैक्ट करता है, वही वाला काम ये कर रहे हैं कि एक डायरेक्शन में जाते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या करते हैं भाई, रिपेल करते हैं। तो अब ये फिनोमेना आपने नोट डाउन कर लिया, अब इसको समझते हैं कि ये क्यों करते हैं, क्या कारण है। तो आपने नोट कर लेना है कि क्या करते हैं करंट कैरिंग वायर, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इस तरह को। तो ये नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। अब इसको समझते हैं, ये जो डेरिवेशन बड़ी ही मजेदार रहने वाली है। इंटरेस्ट लेना 5 नंबर है, हरियाणा बोर्ड वालों के 5 मार्क्स हैं, सीबीएसई वालों के 3 या 4 मार्क्स हैं, क्योंकि इनके साथ न्यूमेरिकल ऐड कर देते हैं सीबीएसई में, और कुछ नहीं है। 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स में से आप आएंगे, और हरियाणा बोर्ड का तो सीधा 5 नंबर में रखा मिलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमने करंट कैरिंग वायर लेने हैं, 2 ले लेते हैं, पैरेलल ही रख देते हैं। तो एक वायर कुछ इस प्रकार से लिया हमने, इनफाइनाइट लेंथ का लेना है। कितने का लेना है, इनफाइनाइट लेंथ का। इसी प्रकार से एक पैरेलल और ले लिया हमने, ये भी इनफाइनाइट लेंथ का ले लिया। थोड़ा सा दूर रख देता हूं, अच्छे से समझना इस चीज को, बहुत ही मजेदार डेरिवेशन है और आपको आनी सबसे बड़ी जरूरी चीज है। आएगी नहीं तो ये 5 नंबर खो देगी। ध्यान से समझना इस चीज को, आपका दिमाग को कंसंट्रेट करना। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं बस, अब जितनी भी क्लास आएंगे अब 2-3 इस चैप्टर के रिलेटेड, वो क्या आएगी, इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। उनमें ये समझ लो कि पेपर में आने ही आने वहां से क्वेश्चन। तो इसलिए पुरानी क्लास को देखना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि वहां से कंसेप्ट क्लियर होते हैं। नहीं तो हम कोई भी डेरिवेशन को सिर्फ रट सकते हैं, समझ नहीं सकते। समझने के लिए हमें हर क्लास को देखना जरूरी है। ये 2 वायर आपको दिख रहे हैं, इनफाइनाइट लेंथ के हैं, इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, इन्फिनिटी पे। अब एक बात बताइए, इसमें करंट मान लेते हैं, इसमें I1 करंट जा रहा है और इसमें करंट जा रहा है I2 करंट जा रहा है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी है उसको मान लेते हैं D डिस्टेंस है, दोनों के बीच की दूरी, दोनों वायर है, इनके बीच की दूरी को D मान लेते हैं। तो बताओ जब कोई करंट कैरिंग वायर जाता है, ध्यान से समझना, अगर ये करंट कैरिंग वायर है, इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? तो आंसर बनाएगा। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? बताओ। तो आंसर बनाएगा। जब भी कोई करंट कैरिंग वायर होता है, यानी कि एक वायर होता है उसमें से करंट फ्लो कर रहा होता है, तो वो ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास बनाता है। मैंने रूल भी बताया था, राइट हैंड कर्ल रूल। करंट जो हमारा थंब है उसको करंट की डायरेक्शन में रखना है, और ये फिंगर को कर्ल करके देख लो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता लग जाती है। तो मैं यहां से देखना चाहूंगी अपने चारों ओर क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। करंट की डायरेक्शन ऐसे है, अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये वायर जा रहा है, अगर इस वायर है, वायर में करंट जा रहा है, क्या बताया, अगर किसी वायर में करंट जा रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड में वायर नंबर दूसरा जिसमें I2 करंट जा रहा है, इसको प्लेस कर दे इसके मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या इसमें फोर्स लगेगा? तो अभी बताया था कि जब किसी करंट कैरिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है, देखो इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड बना। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड देख लेते कैसे बनता है। तो देखिए मैंने क्या करा, राइट हैंड को ये जो थंब है करंट के डायरेक्शन में लगाया, और मैंने यहां पे लगा के देखा, तो देखिए ऐसे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड अंदर की तरफ जा रहा है। देखो फिंगर देखिए मेरी, इधर फिंगर जा रही है उस साइड में, तो इनवर्ड। तो कैसा फोर्स लग रहा है यहां पे, इनवर्ड। तो यहां कैसा फोर्स लग रहा है भाई, इस डायरेक्शन में इनवर्ड। समझ रहे हो?
इधर ही कंडक्टर है, और अगर इस साइड में निकालते तो ऐसे करके ऐसे बाहर आउटवर्ड, तो हमें इस साइड का तो कोई लेना देना नहीं है, इस इधर का निकाल लेते हैं। क्या लग रहा है? इनवर्ड। तो हमने यहां पे लिख दिया कि मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में है? इनवर्ड। यहां तक क्लियर हो गया? डायरेक्शन दिखा दी। तो जब एक इनवर्ड फोर्स में एक वायर ऐसे जा रहा है परपेंडिकुलरली, फोर्स ऐसे, वायर इस प्रकार से, करंट उसमें ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। अभी बताया था F इजिकल टू ILB साइन थीटा, पहले लिख देता हूं। तो इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, इट वायर नंबर सेकंड, वायर सेकंड इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई वायर 1। क्या करा कि वायर जो सेकंड है, वायर जो सेकंड वाला है उसको प्लेस्ड किया गया। ये वायर नंबर 2 है और ये वायर नंबर 1 है। समझ रहे हो कि अगर वायर नंबर 2 को प्लेस्ड किया जाएगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसके जो प्रोड्यूस हो रहा है वाई, देखो यही तो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था, अभी तो बताया था फर्स्ट वाला। तो जब इसको प्लेस किया जाएगा तो इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। बोलो फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? अभी तो बताया था कि जब किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। और फोर्स का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था मैग्नेटिक फोर्स लगाने का, ILB साइन थीटा। क्रॉस वेक्टर लगाया था मैंने, और इसको हटाएंगे तो क्या लग जाएगा भाई? साइन थीटा। क्या लग जाएगा? साइन थीटा। इतना तो पता होगा आप लोगों को। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करना चाहूं तो मैग्नेटिक फोर्स किस पे लग रहा है? वायर नंबर 2 पे लग रहा है। फोर्स किस पे लग रहा है? 2 पे लग रहा है। कौन लगा रहा है? पहला वायर लगा रहा है। बोलो समझ में नहीं आया? कि जब आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा पहले वायर ने, तो फोर्स लग रहा है किसके ऊपर? वायर नंबर 2 पे। तो फोर्स लग रहा है किसके ऊपर है? वायर नंबर 2 पे। किसकी वजह से लग रहा है? 1 पे। अगर 1 वायर नहीं होता तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगता, तो इसमें फोर्स क्यों लगता? तो हम यहां लिख लेना, आपको याद ना रहे तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये इसका मतलब ये लिख दिया भाई, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी कि दूसरे वायर पे पहले वायर की वजह से। भाई पहला वायर नहीं होता, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बढ़ता, तो फोर्स कैसे लगता सेकंड वाले पे? तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो समझ में आ गया? ये बात नोट डाउन कर ली होगी आप लोगों ने। तो मैं इसको मिटाता हूं और यह लिखता हूं ओनली F21। अब समझ में आ गया? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू। अब मुझे एक बात और बता दो भाई, करंट कौन से का माना जाएगा? भाई फोर्स लग रहा है दूसरे पे, फोर्स लग रहा है किसके ऊपर है? दूसरे वायर पे। किसकी वजह से? पहले वायर की वजह से। तो अब इसी के बाद जिक्र हो रही है, तो यानी कि करंट नंबर 2। लेंथ किसकी मानी जाएगी? लेंथ ILB, लेंथ इसी की मानी जाएगी। और वैसे भी लेंथ तो हमने मान लेते हैं कि L लेंथ मान रहे, कंसिडर कर लेते हैं। कितनी लेंथ मानेंगे? L मानेंगे। इसकी लेंथ को कितनी कंसिडर करना हमें, क्योंकि इनफाइनाइट का निकालना थोड़ा सा हार्ड रहेगा, इसलिए हम L लेंथ का निकाल लेते, तो L लिख देता हूं मैं यहां पे। उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड किसका लगेगा? बताओ मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? आप बताओ भाई। लेंथ को तो हमने L मान लिया, कितनी भी लेंथ है, दोनों इनफाइनाइट लेंथ के, दोनों पैरेलल है, L मान लिया। मैग्नेटिक फील्ड किसका लगेगा? तो पहले वाले का, क्योंकि यही मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। समझ रहे हो ना? तो हमने मैग्नेटिक फील्ड किसका लिया? फर्स्ट वाले का। एंगल बताओ कितनी डिग्री का है? भाई वायर इस तरीके से, वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, वायर का लेंथ वेक्टर ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, तो लेंथ ऊपर गया, लेंथ वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो कितना डिग्री का बना? 90 डिग्री। भाई जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में लेंथ वेक्टर लोगे आप, तो लेंथ वेक्टर गया ऊपर। हमेशा लेंथ वेक्टर को करंट की डायरेक्शन में ले जाता है, तो वो गया ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो कितनी डिग्री का एंगल बना? 90 डिग्री का। तो थीटा कितनी डिग्री का बना यहां पे भाई? 90 डिग्री का। समझ में आया कुछ? और साइन 90 कितना हो जाता है? 1। तो हमारे पास फोर्स निकल के आया F21 इज इक्वल टू I2LB1। क्या B1 की वैल्यू नहीं थी? याद करिए, इनफाइनाइट वायर के लिए एक पॉइंट P पे निकालते थे, जैसे यहां पे भी एक पॉइंट P कंसीडर कर रहे हैं। एक इनफाइनाइट वायर के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, उसके पर एक P पॉइंट के लिए। तो याद करिए, आपको याद होगा B का फॉर्मूला होता था μ0/4 पाई 2I1 में R, या 2I/R। और यहां पे डिस्टेंस कितनी है? D मान रहे हो ना पॉइंट P की, तो यहां पे D लिख देता हूं। समझ गए? अगर इसको R लोगे तो R ले लो, चलो आप R ले लो,
आपकी मर्जी, आर ले लोगे तो यहां क्या हो जाएगी, आर आपकी मर्जी है। तो समझ में आया। बी इजिकल टू म्यू नॉट अपन 4π2I/r। मैग्नेटिक फील्ड, अब इसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा μ1 और यहां क्या आ जाएगा I1। भाई करंट 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है ना पहले का, इसकी वजह से B1 बढ़ रहा है, तो वो हमने फॉर्मूला बढ़ाया। ये हमने पहले डेरिवेशन कर चुके हैं, जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है देख लेना भाई, पुरानी क्लास में आप देख सकते हो। तो यहां लिखा हमने F21 इजिकल टू I2L और B1 की वैल्यू लिखेंगे μ0/4π2I1/r। इसको लिख सकते हैं F21, लेंथ को इधर ले आता हूं मैं, अपॉन में लेंथ, ये आ जाएगा μ0/4π2I1I2/r। फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्या बताया, फोर्स पर यूनिट लेंथ। हम ये किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी हर यूनिट लेंथ पे, पर यूनिट लेंथ यानी हर यूनिट लेंथ पे इतना फोर्स लगेगा। टोटल का जितने का भी निकालना निकाल लेना। तो यहां मैं L मान के चलता हूं 1 मीटर, कितना मान के चल रहा हूं 1 मीटर। जितने का भी निकालना निकाल सकते, 2 का निकाल 2 का, तो ये फॉर्मूला आपको पूरा याद होना चाहिए। अगर मैं 1 का निकाल के चलता हूं तो हमारी बुक के अकॉर्डिंग हमें इतना ही दे रखा है F21 इजिकल टू μ0/4π2I1I2/r। ये हमारा F21 निकल गया, यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई। अगर आपको ये समझ में आ गई तो आपको याद होगा न्यूटन का थर्ड लॉ लगाइए कि अगर ये फोर्स लगा रहा है तो आप एक दिमाग लगाओ, क्या ये इस पे वापस फोर्स नहीं लगेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये कितना फोर्स लगाएगा, तो F12 इजिकल टू μ0/4π2I1I2/r लगाएगा नहीं लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन मैं डायरेक्ट आपको निकाल के नहीं दिखाऊंगा, ये तो ऑब्वियस हो गया कि भाई अप्लाइंग द न्यूटन थर्ड लॉ वी कैन से दैट इट आल्सो अप्लाई इट एक्सर्ट ए फोर्स μ0/4π2I1I2/r। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक फोर्स लगाएगा, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। इतना आप नोट डाउन करिए, पहले पॉज करके नोट डाउन कर लो फटाफट। उसके बाद में मैं जो अभी आपको F12 निकाल के दिखाया था वो ड्राइव करके दिखाऊंगा दोबारा से इसी मेथड से। अगर ये समझ में आ गया तो F12 भी निकाल दोगे आसानी से। ठीक है बेटा, उतार लिया होगा, चलते हैं। ठीक बेटा, तो आप डायरेक्ट यहां से आंसर कर सकते थे। मैं फिर बता देता हूं आपको, डायरेक्ट आंसर कर सकते थे कि बाय अप्लाइंग द न्यूटन थर्ड लॉ इफ इट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द सेकंड वायर देन सेकंड वायर आल्सो एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द फर्स्ट वायर एंड वी कैन से दैट F12 इज इक्वल टू में यही वैल्यू आनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो क्या बात करते हैं, देखिए सुनिए। अब इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, तो ध्यान से दोबारा से, अगर जिन्होंने अभी समझ में नहीं आया होगा तो समझ के आप कर लोगे दोबारा से। वही चीज दोबारा से पूरी बताऊंगा, देखना। इस डिस्टेंस को R मान रखा है बीच की, दोनों वायर के बीच की। अब एक बात बता दो मेरे को, सेकंड वायर जा रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, I। तो क्या जब करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। किसी भी करंट कैरिंग वायर के आसपास में क्या बनता है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। अब मैं इस डायरेक्शन का तो मुझे जिक्र करने की जरूरत नहीं है कि इधर क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो पॉइंट P मैं इधर की इस वायर में कंसीडर करता हूं। तो इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड निकाला मैंने, कि डायरेक्शन निकाली, इधर तो इनवर्ड है, लेकिन इधर की साइड में जब मैं आऊंगा तो करंट की डायरेक्शन ऊपर, ये लो आउटवर्ड। क्या लग रहा है यहाँ पे, आउटवर्ड। तो यानी कि यहाँ पे मुझे डॉट डॉट लगा देता हूं। मैं क्या लगा देता हूं, डॉट। और आपको पता है डॉट किसके लिए होते हैं, आउटवर्ड। आउटवर्ड समझ में आ गई। ये पहले क्या हो रहा था, इस पे इनवर्ड, लेकिन हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। अब बात कर रहे हैं कि वायर सेकंड है, इसमें से करंट जा रहा है I2, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इस मैग्नेटिक फील्ड में वायर नंबर 1 रखेंगे तो इट एक्सपीरियंस फोर्स, कि वह वायर फर्स्ट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय वायर नंबर 2। जो वायर 2 ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा उसमें वायर फर्स्ट को रखा गया। इट एक्सपीरियंस फोर्स एंड फोर्स इज इक्वल टू में ILB साइन थीटा। आपको पढ़ाया जा चुका है ILB साइन थीटा, I L क्रॉस B। अब फोर्स इसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं कि फोर्स किस पे लगेगा, किसने लगाया, इस पे फोर्स लगा ना, 1 के ऊपर लगाया। किसकी वजह से लगा, 2 की वजह से। बोलो लगा नहीं लगा, कि भाई फोर्स लगा 1 पे, किसकी वजह से, सेकंड वाले वायर की वजह से। तो फोर्स 1 2। अब ये बात समझ में आ गई आपको कि फोर्स लगा 1 वाले पे, सेकंड वाले की वजह से।
करंट किसका माना जाएगा? जब इस पे फोर्स लगा तो करंट इसका ही है, I1। लेंथ को पर यूनिट लेंथ के लिए लेना है अपने को, तो एक बार लेंथ कंसीडर कर लेते, यहां से लेकर जहां तक अभी निकालना है, एल लेंथ ले लेनी तो एल ही हो गया। मैग्नेटिक फील्ड किसका माना जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? करंट नंबर 2। भाई करंट चलो ठीक है, वायर इस पे फोर्स लग रहा है तो हमने जो करंट है इसका ले लिया, ठीक है, लेकिन फोर्स कौन लगा रहा है? वायर नंबर 2 लगा रहा है। वायर नंबर 2 में मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस हो रहा है? तो B2, और उसका फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, तो यहां लिख सकते हो, या लिख देना साइड में, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इनफाइनाइट वायर एट पॉइंट P इज B इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2I बाई R। ये बताया था अभी। सेकंड वाला लेना है तो वायर करंट भी सेकंड का ही, क्योंकि करंट नंबर सेकंड ही तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पहले, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना। तो B2 मैग्नेटिक फील्ड किसका रहेगा? B2 का। और थीटा कितने डिग्री का रहेगा? साइन 90। ये पढ़ा चुका हूं मैं, थीटा 90 डिग्री का। वहां अंदर था, इधर क्या हो रहा है? इस बार मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। तो कि ध्यान से समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया बाहर की तरफ, लेंथ वेक्टर है ऊपर। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड हो गया बाहर की तरफ, लेंथ वेक्टर, वायर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा उसी डायरेक्शन में लेंथ वेक्टर। तो लेंथ ऊपर, तो एक दूसरे पे कितने डिग्री का बना? भाई लेंथ वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो कितने डिग्री का बना? 90 डिग्री का। देख सकते हो दोनों में 90 डिग्री। तो हमने साइन 90 लगा दिया यहाँ पे, साइन 91 हो जाता है। तो फोर्स निकल के आया F12 इज इक्वल टू I1 L। B2 की वैल्यू पुट कर देता हूं यहां से, क्या आया? म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2I2 बाई R। सोल्व करोगे F12, इसको पर यूनिट लेंथ का निकाल लेते हैं, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 डिवाइड बाई R। फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि अगर यूनिट लेंथ का निकालना 1 का तो 1 हो जाएगा। तो यानी कि F12 कितने का भी निकालना हो तो इस तरीके से निकालना आपको, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन में R। आप देखो दिखा सेम निकला कि नहीं निकला? यही तो मैंने पहले ही बता दिया था कि सेम आप पूरा दोबारा निकाल के दिखा दो, चाहिए कर लो, आपकी मर्जी है। बिल्कुल इजी डेरिवेशन थी और पेपर में आती है तो आप पूरा निकाल के दिखा दोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, आपकी मर्जी है। बाकी का 5 नंबर में आएगा तो भी पूरा निकाल के दिखा दो, फायदे में रहेगा। हाँ, CBSE वाले जरूर लिख सकते हैं वो जो मैंने आपको तरीका बताया उससे। दूसरी बात, अब मैंने इसके बारे में एक चीज और बताई थी भाई, हाँ बेटा, तो समझ में आ गई बात। अब मैंने एक चीज और बताई थी कि ये यहां तक उतार लिया आप लोगों ने, उतार लेना, आपको आ भी गया होगा, मुझे आशा है कि अच्छे से कर लिया होगा आपने इसको कवर। अब एक बात और बताई था आपको कि मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि जब सेम डायरेक्शन में करंट जाता है, सेम डायरेक्शन में करंट जाता है तो क्या बताया था? अट्रैक्ट ईच अदर। एंड अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है तो रिपेल ईच अदर, यही बताया था ना। इसको हमें भी बात कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं करंट इसमें जा रहा है I1, इसमें करंट जा रहा है I2। तो आप देखिए कैसे क्या करते हैं। आप बात करेंगे इधर की साइड में तो इधर फोर्स लगेगा, इस वायर की बात कर रहा हूं मैं, पहले वाले वायर की, पहला केस। इस साइड में तो यानी कि इनवर्ड, अगर ये इनवर्ड है, लेंथ वेक्टर ऊपर की तरफ है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? IL B sin 90 या sin थीटा sin 90 हो जाएगा। यह भी बताया था मैग्नेटिक फील्ड अंदर, लेंथ वेक्टर ऊपर, फोर्स किधर लगेगा बताओ भाई? मैग्नेटिक फील्ड तो देखो इनवर्ड है, ये क्या है? क्रॉस वेक्टर का मतलब इनवर्ड। और इनवर्ड कैसे निकाला था मैग्नेटिक फील्ड? कि राइट हैंड कर्ल रूल से, फिंगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अपने आप पता लगे इनवर्ड। ये इनवर्ड है ऐसे, और करंट ऊपर की तरफ, यानी कि करंट की डायरेक्शन में हम क्या मानते हैं? करंट की डायरेक्शन में लेंथ वेक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं? लेंथ वेक्टर। तो लेंथ वेक्टर लिया, ऊपर की तरफ जा रहा है तो लेंथ वेक्टर ऊपर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया, फोर्स किधर लगा? इस डायरेक्शन में, तो फोर्स लगा इस डायरेक्शन में भाई, समझ रहे हो? तो फोर्स लगा, देखिए फिंगर इस डायरेक्शन में, करंट का जो डायरेक्शन उसी में लेंथ वेक्टर लिया, ये थंब को लेंथ वेक्टर में ले लिया, और ये फोर्स इधर। यही काम इस पे करते हैं, इसी पे। इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखिए, समझ रहे हो आप कि मैग्नेट जो करंट है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैंने करंट के हिसाब से लगाया, फिंगर को ऐसे लगा दिया, ये लगा दिया अपने थंब को। मैग्नेटिक फील्ड इधर का तो हमें पता ही नहीं करना, इस वायर पे करना है। ऐसे देखिए करंट देखो ऊपर जा रहा है तो थंब हमने ऊपर लगा दिया करंट के डायरेक्शन में। अब ऐसे मतलब आउटवर्ड, और आउटवर्ड को सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, ये लगा दिया हमने आउटवर्ड भी मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए करंट उस डायरेक्शन में जा रहा है तो लेंथ वेक्टर भी ऊपर की डायरेक्शन में हो गया, लेंथ वेक्टर L ऊपर हो गया।
मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, देखो बाहर है, बाहर है तो ऐसे घुमा लो हाथ को, तो लेंथ तो ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, समझ रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, लेंथ ऊपर, तो किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो यानी कि दोनों में एक दूसरे की वजह से, इस फोर्स की वजह से ये इधर आ रहा है, इसकी वजह से ये इधर जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। बोलो समझ में आया नहीं आया। इसकी वजह से इस वाले वायर की वजह से इस पे फोर्स लगा, इधर आया, इस वाले वायर की यानी वायर नंबर फर्स्ट की वजह से, वायर फर्स्ट की वजह से सेकंड वाला वायर भी इधर आ रहा है। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा, तो यानी कि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अब मैं जो बता रहा था रिपल क्यों करता है एक दूसरे को, वो भी समझ लो। यहां से करंट I1 गया, यहां से करंट I2 जा रहा है नीचे की तरफ। मैग्नेटिक, पहले तो राइट हैंड कर्ल रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, इधर वाले पे करंट ऊपर गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर, मतलब आपको समझ में आ गया होगा, इनवर्ड। क्या है, इनवर्ड। अब आप ध्यान से समझिए कि जब करंट इनवर्ड है, मैंने फिंगर को ऐसे लगा दिया क्योंकि फिंगर ऑलवेज सो, इसको बोलते हैं राइट हैंड पाल्म रूल, राइट हैंड पाल्म रूल भी। मैं आपको बताया तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया था ये सबसे आसान है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है, तो इंदर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड गया। करंट नीचे की तरफ में बह रहा है, करंट नीचे की तरफ बह रहा है, करंट किधर बह रहा है, नीचे की तरफ, तो यानी कि जो आपका लेंथ वेक्टर वो नीचे आ गया, ऐसे आ गया, आप समझ सकते हो। देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और करंट नीचे की तरफ जा रहा है, I2 करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो आपका जो लेंथ वेक्टर नीचे, तो फोर्स पाल्म किधर है, इस डायरेक्शन में है, पाल्म इस डायरेक्शन में हो गई, तो यानी कि फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। अब इस वाले पे बात कर लेते हैं, इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो करंट नीचे की तरफ जा रहा है, ध्यान दीजिए करंट नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर इनवर्ड, किधर बनेगा, इनवर्ड, ध्यान दो ऐसा है, इनवर्ड है, तो इनवर्ड बढ़ गया। इनवर्ड बनने से देखिए करंट की डायरेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इनवर्ड वाला ऐसे, मैग्नेटिक जो आपकी फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इनवर्ड है, यहां पे बी क्या बन गया, इनवर्ड, ऐसे। फोर्स किधर लग रहा है, देखो करंट की डायरेक्शन में हमने थंब लगा लिया, फोर्स लगा इधर की साइड में, ये क्या कर रहे हैं, इसकी वजह से ये तार इधर जा रहा है और इसकी वजह से ये वाला वायर इधर जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हुए नहीं दिख रहे, दोनों ऐसे से जा रहे हैं, इसमें दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो मैंने ये भी आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, अट्रैक्ट कैसे करते हैं, रिपेल कैसे करते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट आ गया तो फिर आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं है कि एक डायरेक्शन में जाएगा तो करंट अट्रैक्ट करेगा, दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो रिपेल करेगा। हमें रट्टे मारने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने ये डांस बताया था ना, तो इस डांस को करना सीखना पड़ेगा। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, नमस्कार।